हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है आज जहां हिमालय अवस्थित है वहां पहले कभी समुद्र हुआ करता था। अर्थात एक ऐसा सागर जिसका नाम जो था वो टेथिस सागर था। और इस टेथिस सागर में कुछ ऐसी भूगर्भीय क्रियाएं हुई कि हिमालय का निर्माण हुआ। तो आज की क्लास में हम इन्हीं भूगर्भीय क्रियाओं को बताने की कोशिश करेंगे। तो मैं हूं आपका दोस्त जयंत कुमार यादव, जो आज हिमालय के उत्पत्ति के बारे में बताने की कोशिश करेगा। तो आइए चलते हैं कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। इन क्रियाओं को समझने आज हम चलते हैं। ठीक है, तो हम हिमालय के निर्माण में सबसे पहले देखेंगे कि जो भारतीय उपमहाद्वीप था यानी इंडियन कॉन्टिनेंट था, इंडियन कॉन्टिनेंट जो प्लेट थी वो कहाँ अवस्थित थी और उसमें टूटन हुआ और वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव की। ये सारी प्रोसेसेस मैं आपको बता रहा हूँगा। हिमालय के उत्पत्ति के पहले मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया था कि कौन सी ऐसी थ्योरियां हैं जो इसको बताती हैं कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई और चीजें कैसे आगे बढ़ी। तो उनमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वेगनर की थ्योरी है, वो वेगनर बताते हैं कि 1912 में कि कैसे पेंजिया एक महान भूखंड था और पेंजिया का विघटन हुआ और दो भागों में टूटा। पहला अंगारा लैंड, दूसरा गोंडवाना लैंड। ये सारी मैंने चीजें पिछली क्लासेस में आपको बताया है। आप अगर चाहें तो पिछली क्लास का रिवीजन कर सकते हैं, बट मोटा मोटी हम ये जानेंगे कि ये थ्योरियां जो कहीं ना कहीं हिमालय के निर्माण में सहायक होती हैं, उनमें ये थ्योरियां कौन कौन सी हैं। तो पहला वेगनर हो गया। वेगनर महोदय पेंजिया की बात करते हैं, तो वहीं जो फोर्सेस हैं जो इन कॉन्टिनेंट को ड्राइव कर रहे हैं, उन फोर्सेस की बात कॉन्टिनेंट को ड्राइव कर रहे हैं। फिर 1960 के दशक में एक थ्योरी आती है जिसको सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी बोलते हैं। वो बताती है कि केवल कॉन्टिनेंट ही मूव नहीं कर रहे, वो कहती है, वो थ्योरी बोलती है, उस थ्योरी में कहा जाता है कि कॉन्टिनेंट के अलावा जो मूवमेंट है वो सागरों का भी मूवमेंट हुआ है, यानी सागर नीतल प्रसरण भी हुआ है। तो इन्हीं सारी थ्योरीज को हम आपको बताएंगे। उसके बाद आती है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। तो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी इन पिछली थ्योरीज का एक मर्जर है। तो मोटा मोटी मैंने आपका जो पिछले क्लासेस में जो मैंने बताया था वो सारी चीजें आपको रिकैप किया। तो हम इस क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बताते हैं। तो इस क्लास में हम आपको बताएंगे, जो क्रम है उसको मैं बताने की प्रयास करता हूं। तो पहला जो है हिमालय का इंट्रोडक्शन यानी परिचय हम बताएंगे। दूसरा हम आपको बताएंगे कि जो हिमालय है वो इंडियन लाइफ यानी भारतीय जीवन को कैसे प्रभावित करता है। तो ये चीजें हम बताएंगे दूसरे क्लास में। हिमालय का भारतीय जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा। ये तो फिर हम इस क्लास में देखेंगे कि आज जो हिमालय अवस्थित है वो हिमालय अगर नहीं होता तो हमारे जो इंडियन का जो कल्चर है, जो इंडियन लाइफ है, वो कैसे प्रभावित होती। ये सारी चीजें हम मोटा मोटी देख रहे होंगे। फिर अगला जो है वो हम देख रहे होंगे कि कैसे हिमालय का निर्माण हुआ है, यानी हिमालय की संरचना कैसी है। फिर हिमालय की जो स्थलाकृतियां हुई हैं वो किन किन तरीके से फॉर्म हुई हैं, वो हम सारी चीजें
इस क्लास में देख रहे होंगे। फिर हम देखेंगे हिमालय को दो भागों में, एक पूर्वी हिमालय, एक पश्चिमी हिमालय। तो पूर्वी हिमालय में और पश्चिमी हिमालय में क्या अंतर है, जो पूर्वी हिमालय की स्थलाकृतियां हैं उनका स्वरूप क्या है, वो फॉर्म कैसे हुई हैं, ये सारी चीजें इन क्लासेस में हम देख रहे होंगे। तो अगला हम देखेंगे कि तीसरा हम देखेंगे कि प्रभाव क्या पड़ा। तो प्रभाव में हम देखेंगे कि किस तरह हिमालय भारतीय जीवन को प्रभावित कर रहा है। ये सारी चीजें हम देख रहे होंगे इस क्लास में। फिर अगला हम देखेंगे हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है, यानी हिमालय का निर्माण हम देख रहे होंगे। हिमालय का निर्माण हम देख रहे होंगे। फिर हम देखेंगे हिमालय का पश्चिमी स्वरूप क्या है और पूर्वी स्वरूप क्या है, यानी हमको इस हिमालय को भी दो पार्टों में बांटेंगे। यानी एक देखेंगे पूर्वी हिमालय और अगला देखेंगे पश्चिमी हिमालय, यानी पूर्वी हिमालय की स्थलाकृतियां कैसी हैं और पश्चिमी हिमालय की स्थलाकृतियां कैसी हैं, दोनों के स्वरूप में क्या क्या अंतर हैं, ये इस क्लास में हम देख रहे होंगे। फिर हम आगे चलते हैं। तो आगे सबसे पहला हम देखेंगे कि जो इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन में हम ये देखेंगे कि हिमालय जो है किस काल खंड का है। तो हिमालय टर्शरी काल का एक पर्वत है। जब तो इसके उत्पत्ति का जो काल है वो ओलिगोसीन से प्लीस्टोसीन काल इसके उत्पत्ति का काल है, यानी ओलिगोसीन से प्लीस्टोसीन में हिमालय का निर्माण हो रहा होगा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। आगे फिर हम देखेंगे कि जो इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट का मूवमेंट जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ होता है और वो यूरेशिया प्लेट से जाके टकराती है। उस समय इंडियन प्लेट की जो स्पीड थी वो पर ईयर सबसे ज्यादा थी, यानी एटलीस्ट जो इंडियन प्लेट की गति थी वो 17 सेंटीमीटर पर ईयर थी, जो उस समय जितनी भी प्लेटें थी उनसे सबसे तेज थी। तो फिर हम आगे देखते हैं। आगे हमने आपको बताया कि कैसे हिमालय भारतीय लाइफ को प्रभावित कर रहा है। तो उसमें पहले देखेंगे कि पहला जो है हिमालय एक महान सीमांत का निर्माण करता है, यानी उत्तरी जो सीमा है भारत की वो कहीं ना कहीं रक्षक का काम करती है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये जलवायु नियंत्रक का भी काम करता है, अर्थात इसमें देखेंगे कि कैसे जो पश्चिमी मानसून है वो हिमालय के टकराने के वजह से जो पश्चिमी मानसून हवाएं हैं वो हिमालय से टकरा के कहीं ना कहीं यहां पे वर्षा करती हैं। फिर अगला हम देखेंगे कि हिमालय एक जल स्रोत के रूप में भी है, यानी बहुत सारी नदियां जैसे गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, सिंधु हो गई, यमुना हो गई, ये कहीं ना कहीं इनका स्रोत जो है, जल का स्रोत जो है वो इन्हीं के ग्लेशियर्स में पाया जाता है। ठीक है, तो अगला देखते हैं इसका मृदा निर्माण, यानी जब नदियां सेडिमेंट्स को प्लेन्स में ले आ रही होती हैं तो वहां पे मृदा निर्माण होता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। कहीं ना कहीं हिमालय इसका भी कार्य करता है। फिर हम आगे चलते हैं। आगे हम बताएंगे कि कैसे हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। तो हम देखेंगे कि आज से लगभग 120 मिलियन वर्ष पहले हिमालय की जो अवस्थिति थी वो आपका
20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अर्थात डरबन के आसपास थी, और जो भारतीय प्लेट थी वो कहीं ना कहीं गोंडवाना लैंड का पार्ट था, और उसमें टूटन हुआ। टूटन के बाद जो इंडियन प्लेट थी वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ उसका मूवमेंट होता है, और बीच में जो जलराशि है उसको बोलते हैं टेथिस सागर। और टेथिस सागर में उसका जब भारतीय प्लेट ऊपर की तरफ जा रही होती है तो टेथिस सागर का संकुचन होता है, और संकुचन के क्रम में यहां पे अवसादीकरण होगा, एक मेउरी द्वीप का निर्माण होगा, फिर उसमें अवसादीकरण होगा, फिर संपीड़नात्मक बल कार्य करेंगे, और ये संपीड़नात्मक बल आपका कहीं ना कहीं हिमालय के फॉर्मेशन में सहायक होंगे। तो वही चीज यहां पे लिखी हुई है कि 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के नीचे जो था इंडियन प्लेट अवस्थित था, फिर उसका पूर्वी संचरण हुआ, फिर तेसिस सागर में संपीड़न हुआ, फिर मेउरी गर्त का निर्माण हुआ। ठीक है, फिर इस क्रम में हम आगे देखते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, यानी उसका कन्वर्जेंस होता है, तो एक जो भारी प्लेट होती है वो सबडक्ट करती है। यानी ये जैसे दो प्लेटें आपस में टकराई तो ये भारी प्लेट है वो सबडक्ट करेगी, तो यहां पे कहीं ना कहीं ज्वालामुखी चाप का निर्माण होता है। तो आज हम जो ट्रांस हिमालय का स्वरूप देख रहे होंगे, ज्योग्राफर्स उसको यही मानते हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि किस तरह से जो हिमालय में जो प्लेटों की गतियों के कारण थ्रस्ट का निर्माण हुआ। जो पहला थ्रस्ट था वो एंटी सिंक्लाइन की तरह से था, यानी जैसे मान लो ये इंडियन प्लेट है, वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव कर रही है, और ये आपका यूरेशिया वाला पार्ट है। तो सबसे पहले इंडिया का जो पश्चिमी हिस्सा था वो आपका टकराता है यूरेशियन प्लेट से, और जैसे दरवाजा होता है तो दरवाजा का जब एक सिरा टकरा जाएगा तो जो दूसरा हिस्सा होता है वहां पे मूवमेंट होगा, और मूवमेंट के कारण जो पूर्वी हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है वो पूर्वी हिमालय में फोर्सेस ज्यादा तेजी से कार्य किए हैं पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा। तो जब हम आपको संरचना बताएंगे तो ये सारी चीजें समझाएंगे कि पूर्वी हिमालय में किस तरह की संरचनाएं हैं और पश्चिमी हिमालय में किस तरह की संरचनाएं हैं। तो आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे कि जो भारतीय प्लेट है वो जब टकराती है यूरेशियन प्लेट से, तो चूंकि भारतीय प्लेट यानी इंडियन प्लेट का जो अगला हिस्सा है वो टेथिस सागर के रूप में कहीं ना कहीं वो ओशियन प्लेट का स्वरूप लिए हुए है, और वो सबडक्ट करेगा। सबडक्ट के बाद एक ज्वालामुखी चाप का निर्माण करेगा जिसका नाम जो है वो ड्रास वोल्केनिक आर्क है। फिर इसमें अवसादीकरण होगा, अवसादीकरण के बाद जो पहला थ्रस्ट है वो जनरेट होगा। तो पहला थ्रस्ट है उससे हिमालय का निर्माण होगा। फिर हम आगे देखते हैं प्लेट वामावर्त गति करेगी, यानी जो नंगा पर्वत आज है वहां पे पहला थ्रस्ट लगेगा और प्लेटें वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगी। फिर हम इसी क्रम में आगे देख रहे होंगे कि जब हिमालय नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव कर रहा होगा तो उसी टाइम एक हॉट स्पॉट भी होगा। जब हम दक्षिणी भारत में देखते हैं कि मिनरल्स की जो बेल्ट पाई जाती हैं तो वो उसी हॉट स्पॉट के क्रियाविधि के कारण आती है। तो वो जो हॉट स्पॉट है वो रीयूनियन है, यानी प्लेटें ऐसे मूव की। रीयूनियन हॉट स्पॉट ऐसे था, प्लेटें मूव करने के कंडीशन में ये जो पूरा जो है ये ईस्ट से वेस्ट तक एक बेल्ट का निर्माण करेंगी, यानी ज्वालामुखी क्रियाओं से
एक बेल्ट का निर्माण होगा। ये है आपका रियूनियन हॉटस्पॉट। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं तो हम देखेंगे कि ओलिगोसीन काल में बृहद हिमालय का निर्माण होता है। तो इस निर्माण में जो फॉल्ट लाइन होती है, जिसके सहारे हिमालय ऊपर अपलिफ्ट करता है, वो आपकी फॉल्ट लाइन जो है वो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। इसके सहारे हिमालय का निर्माण होता है। फिर हम आगे चलते हैं, फिर हम आगे देखेंगे कि द्वितीय थ्रस्ट होगा, जिससे लघु हिमालय यानी लेसर हिमालय का निर्माण होगा। यानी सेकेंड जो थ्रस्ट है उसमें लेसर हिमालय का निर्माण होगा। और ये जिस अक्ष के सहारे यानी ये जिस अक्ष के सहारे इसका निर्माण होगा वो होगा आपका मेन बाउंड्री फॉल्ट। फिर इसमें जो थ्रस्ट है वो लेसर हिमालय का निर्माण करेगा। तो इस थ्रस्ट का जो नाम है वो आपका मेन बाउंड्री फॉल्ट है। क्या है? मेन बाउंड्री फॉल्ट, जिसके सहारे लेसर हिमालय का निर्माण हो रहा होगा। फिर हम आगे चलते हैं तो आगे हम देखेंगे कि शिवालिक का निर्माण कैसे होगा। तो शिवालिक का निर्माण, जैसे पहला थ्रस्ट, पहला जो फोर्स लगा उससे आपका महान हिमालय का निर्माण हुआ। दूसरा जो फोर्स लगा उससे आपका लेसर हिमालय का निर्माण हुआ। और दूसरे फोर्स में ही लेसर हिमालय के साथ साथ महान हिमालय, जो हिमालय है वो और ऊंचा होगा। फिर तीसरा थ्रस्ट, जिसको शिवालिक, जिससे निर्माण होता है शिवालिक का, वो आपका फिर शिवालिक का जो निर्माण है वो HFF अर्थात हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट से होगा। यानी इसकी जो अक्षीय सीमा होगी वो HFF होगी। यानी मैंने आपको बताया सबसे पहला जो इंडियन प्लेट है वो आपका नंगा पर्वत के पास पहला थ्रस्ट जनरेट करती है। प्लेट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है और इस क्रम में जो पहला थ्रस्ट जो है वो महान हिमालय का निर्माण करता है। जो सेकेंड थ्रस्ट है वो आपका लेसर हिमालय का निर्माण करता है और जो थर्ड थ्रस्ट है वो आपका शिवालिक हिमालय का निर्माण करता है। तो ये मोटा मोटी जो आपका हिमालय की उत्पत्ति के बारे में कुछ बातें हुई। फिर हम आगे चलते हैं। हिमालय की संरचना कुछ आप देखोगे तो ऐसे होगी। जो पहला जो थ्रस्ट है ये नंगा पर्वत है। फिर यहां पे नामचा बरवा पर्वत है। पहला थ्रस्ट यहां पे जनरेट हुआ, प्लेट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुई और रोटेट के बाद अब देखेंगे कि जो पश्चिमी हिमालय है यहां पे फोर्सेस कम कार्य किए। और अब जैसे दरवाजा देखते हो तो दरवाजा का जो 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 कुंडी वाला पार्ट होता है वहां पे फोर्सेस जो है ज्यादा कार्य करते हैं और जो दरवाजे का जो कोरने वाला पार्ट है वहां फोर्सेस कम कार्य करते हैं। इसका कारण कहीं ना कहीं भौतिक विज्ञान में वो एक बल कार्य करता है जिसको टार्क बोलते हैं। तो जो टार्क है वो हैंडल पे ज्यादा कार्य करता है। इसी कारण ये फोर्सेस से यहां की जो संरचनाएं हैं, यहां फोर्सेस ज्यादा कार्य किया है। संरचनाएं जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई दिखती हैं, बट यहां जो है संरचनाएं सीढ़ी नुमा, यहां की संरचना सीढ़ी नुमा होती है। तो यही हम मोटा मोटी आगे देख रहे होंगे। आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो संरचना का जो प्रभाव पड़ा है वो क्यों पड़ा है। तो आप देखोगे कि नॉर्थ में तिब्बत जो प्लेटू है वो काफी हार्ड रॉक से बना हुआ है। क्या बना है? जो तिब्बतन प्लेटू है वो काफी हार्ड रॉक से बना है। और जो
इंडियन प्लेट का जो पूर्वी हिस्सा है, यहां पे आप देखोगे मेघालय पठार है। आपका यहां देखोगे ये आपकी अरावली है। ये दोनों जो है हार्ड रॉक से बनी हुई हैं, और ये जो है आपका विंध्यन है। और जो विंध्यन माउंटेन है वो अवसादी, जो विंध्यन माउंटेन है वो अवसादीकरण से बने हुए हैं। तो ये सॉफ्ट रॉक है। इस कारण जो फोर्सेस हैं वो यहां उत्तलता प्रदान करेंगे। क्या करेंगे? उत्तलता प्रदान करेंगे। तो यही अगले पार्ट में बताया गया है कि जो हिमालय का जो स्ट्रक्चर है वो सिंटैक्सियल बैंड के रूप में क्यों है। तो ये आपकी अरावली हो गई जो हॉट रॉक से बनी है। ये आपका शिलोंग का पठार यानी मेघालय का पठार हो गया, ये भी हॉट रॉक से बना है। और जो नीचे है वो आपका विंध्यन है जो सॉफ्ट रॉक से यानी अवसादी चट्टानों से बना है, जिस कारण ये तिब्बतन प्लेटू नीचे की तरफ फोर्स कार्य करेगा और ये प्लेटें जो हैं इंडियन का जो अगला हिस्सा है वो एक चाप के रूप में दिखाई देगा। तो जो हम हिमालय का आज स्ट्रक्चर देखते हैं, हम इसको जानते हैं कि कैसे हिमालय चापी आकार से बना हुआ है, और जो दोनों किनारों पे एक हेयर पिन संरचना देखने को मिलती है, जहां पे दोनों नदियां जो विशाल नदियां हैं, एक ब्रह्मपुत्र और दूसरी सिंधु, वो कैसे अचानक मुड़ जाती हैं। ये सभी रहस्यों का, इन दोनों रहस्यों का मूल जो कारण है वो यही है कि तिब्बतन प्लेटो का हॉट रॉक से बना होना और विंध्यन का सॉफ्ट रॉक से बना होना। तो हम आगे चलते हैं। तो आगे हम देखेंगे जो ये नंगा पर्वत है और ये जो नामचा बरवा पर्वत है, जो ये संरचना आपको जो मैंने समझाया वही आपका ये संरचना है कि कैसे नंगा पर्वत पे प्रथम थ्रस्ट पड़ा, फिर उसके बाद ये जो पूर्वी भाग है वहां पे टॉर्क ज्यादा कार्य किया। तो जो पूर्व का हिमालय है उसका स्ट्रक्चर अलग है और जो पश्चिम का हिमालय है उसका स्ट्रक्चर अलग है। तो हम आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया कि दक्षिण की तरफ जो गैंगेटिक प्लेन है वहां पे कैसे उत्तलता वाली अवस्था में है, पूर्वी भाग में थोड़ा सा सिंटेक्सियल बेंड बना हुआ है। तो ये स्थलाकृतियां कहीं ना कहीं इन संरचनाओं के होने के कारण ये सारी स्थलाकृतियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे कि ऑर्थोक्लाइनल प्लेन, जैसे आप देखोगे दरवाजा जब बंद होता है तो उस दरवाजा के बंद होने में फोर्सेस पूरब की तरफ बहुत तेजी से लग रहे होते हैं, फोर्सेस जो कुंडी होता है उसके तरफ तेजी से लग रहे होते हैं। तो यही तीसरा थ्रस्ट बहुत तेजी से फोर्सेस जनरेट किया है, जिससे आज हिमालय की जो असम और बिहार के पार्ट में बिल्कुल 90 डिग्री दिखाई पड़ता है। तो यही वो स्ट्रक्चर है ऑर्थोक्लाइनल प्लेन्स। इसका निर्माण कैसे होता है ये हम मोटा मोटी आज देखे हैं, फिर अगली क्लास में हम तो पश्चिमी हिमालय का स्थिति और विस्तार हम देखते हैं। तो स्थिति में देखेंगे कि ये कहां पे अवस्थित है, तो जम्मू कश्मीर में ये अवस्थित है। फिर हम देखेंगे लद्दाख में भी है। फिर हम हिमाचल प्रदेश में देखेंगे इसकी अवस्थिति। फिर हम इसको उत्तराखंड में देखेंगे। फिर इसकी संरचना कैसी है, तो संरचना जो है मैंने आपको बताया कि ये सीढ़ी नुमा संरचना देखने को मिलती है। इसमें आप देखोगे जब नॉर्थ से साउथ की तरफ आओगे तो सबसे पहले दिखेगा पीर पंजाल रेंज, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा जास्कर रेंज, फिर लद्दाख रेंज, फिर शिवालिक रेंज।
फिर हम आगे देखते हैं, यहां पे कुछ घाटियां पाई जाती हैं, यहां के घास के मैदान पाए जाते हैं। तो उन घाटियों में जैसे दून घाटी हो गया, कश्मीर घाटी हो गया, दून घाटी हो गया, कुल्लू मनाली हो गया, वहीं यहाँ के घास के मैदान, मर्ग घास के मैदान पाए जाते हैं। फिर हम आगे चलते हैं, तो फिर अगला हम देखेंगे नदियां और जल निकास। तो प्रमुख जो नदी है वो सिंधु नदी है। फिर हम देखेंगे झेलम है, चिनाब है, रावी है, उसके बाद व्यास है और सतलज है, ये हम देख रहे होंगे। फिर ये नदियां पहले से ही बह रही होती हैं और पर्वत निर्माण होता है और पर्वतों को काट के ये नदियां फिर प्रवाहित होती हैं। इसको पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। फिर हम आगे चलते हैं, आगे देखेंगे ये पूर्ववर्ती नदी की संरचना के बारे में बताया गया है कि कैसे पूर्ववर्ती नदी पहले से ही प्रवाहित हो रही है। फिर चट्टान का अपलिफ्टमेंट हुआ है और फिर भी ये नदी इस हिस्से को काट के प्रवाहित हो रही है और गार्ज जैसी संरचना का निर्माण कर रही है, केनाइन का निर्माण हो रहा है। फिर हम आगे चलते हैं, तो आगे यहाँ की जलवायु कैसी है। जो पश्चिमी हिमालय है वहां पे जो पश्चिमी विक्षोभ है उसका प्रभाव देखने को मिलता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण यहाँ पे सर्द हवाएं चलती हैं, जहां पे ग्लेशियर बने रहते हैं, हाइट ज्यादा है, ग्लेशियरों का फॉर्मेशन वहां पे रहता है। तो ये आपका देखेंगे पश्चिमी विक्षोभ के कारण बर्फबारी ज्यादा होती है और ऊंचाई के कारण तापमान कम होता है, अर्थात यहाँ पे ग्लेशियर देखने को मिलेंगे। फिर हम देखेंगे वनस्पतियां यहाँ पे क्या हैं। तो कभी भी आप देखोगे कि स्थल जो है वनस्पतियों को निर्धारित करते हैं, किस स्थल पे कौन सी वनस्पति होगी। जलवायु भी कहीं ना कहीं वनस्पतियों को बताती है कि वो किस तरह के वनस्पति वहां पे पाए जाएंगे। तो यही देखेंगे हम। तो यहाँ की वनस्पतियां जैसे चीड़ है, कॉनिफेरस होती है यहाँ की वनस्पतियां, जैसे चीड़ है, देवदार है, अल्पाइन वनस्पति है। तो ये पश्चिमी हिमालय का मोटा मोटी हम चीजें देखे हैं। फिर हम आगे चलते हैं, तो आगे हम देखेंगे पूर्वी हिमालय के बारे में। तो पूर्वी हिमालय की अवस्थिति कहां पे है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पूर्वी हिमालय जो है वो आपका किन किन स्टेट में पाया जाता है। तो वो सिक्किम, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग वाला जो हिस्सा है वहां पे, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर पूर्वोत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं वहां पूर्वी हिमालय का विस्तार पाया जाएगा। यानी ये पूरे पार्ट में आपका पूर्वी हिमालय पाया जाएगा। फिर इसकी जो संरचना है वो पश्चिमी हिमालय की तुलना में संकीर्ण है। वो जो मैं बता रहा था आपको कि कैसे पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा पूर्वी हिमालय में टॉर्क बल ज्यादा कार्य किया, जिससे यहाँ की स्थलाकृतियां संकीर्ण हो गई। तो वही ये चीज दिया हुआ है, यहाँ पे हिमालय पश्चिमी हिमालय की तुलना में संकीर्ण ज्यादा है। मैदान के बाद एकदम से खड़ा हिमालय रहता है, अर्थात यहाँ की जो संरचना है हिमालय की वो लंबवत है, यानी तीव्र ढाल मिलता है। फिर हम आगे देखेंगे यहाँ पे चौड़ी घाटियां का अभाव है, अर्थात चौड़ी घाटियां नहीं पाई जाती हैं। वहीं पश्चिमी हिमालय में आप देखोगे तो वहां पे चौड़ी घाटियां प्राप्त होंगी, बट यहाँ पे चौड़ी घाटियां नहीं मिलती हैं। यहाँ वी आकार की घाटी बनेंगी, अर्थात संकीर्ण घाटियां बनती हैं, केनाइन बनते हैं, वी शेप वैली बनती है। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं, तो आगे हम देखेंगे यहाँ पे नदियां कौन कौन सी हैं। तो नदियों में देखेंगे जो पहली नदी आती है वो ब्रह्मपुत्र नदी है और इनकी कुछ सहायक नदियां हैं जो इस क्षेत्र को संचित करती हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी
किसी जो सहायक नदियां हैं वो है आपकी तीस्ता है, दिबांग है, लोहित है। ये नदियां कहीं ना कहीं पूर्वी हिमालय को संचित करती हैं। ठीक है, और यहीं पे मैंने एक संरचना बताई थी। कौन सी संरचना? तो ये हेयर पिन मोड़ मिलता है यहां पे। उसका कारण मैंने बताया था कि तिब्बतन प्लेटू और वो जो विंध्यन का अवसादी चट्टानों का बना होना, जिससे ये सॉफ्ट रॉक हो गई, तिब्बत हार्ड रॉक हो गया, उधर मेघालय का पठार हार्ड रॉक हो गया। तो जो फोर्सेस लगेंगे वो कहीं ना कहीं अचानक इस संरचना का निर्माण करेंगे। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं तो आगे देखेंगे यहाँ की जलवायु कैसी है। तो बंगाल की खाड़ी से आने वाला जो मानसून है वो हिमालय की वजह से यहाँ ट्रैप हो जाता है और यहाँ वर्षा बहुत ज्यादा मिलती है, यानी 200 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा प्राप्त होती है। तो वही चीज यहाँ पे दिखाया गया है कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं हिमालय से टकराकर यहाँ पे भारी वर्षा करती हैं। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर भी है उसमें। फिर यहाँ का वेजिटेशन यानी वनस्पतियां कैसी हैं, तो वनस्पतियों में आप देखोगे तो सघन सदाबहार वन पाए जाते हैं यहाँ पे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। उसके बाद आप देखोगे तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी पाए जाते हैं। यहाँ की जैव विविधता काफी उच्च है। तो ये मोटा मोटी पूर्वी हिमालय की कुछ बातें रही। फिर हम आगे चलते हैं तो आगे के क्लासेस में जो हम पढ़ाएंगे वो आपका पढ़ाएंगे जो हिमालय का जो डिवीजन है वो और किन किन तरीकों से हुआ है। तो इसमें जो पहला डिवीजन है वो लॉन्गिट्यूडनल है और जो दूसरा जो डिवीजन है वो है ट्रांसवर्स है। तो जो मैं आगे की क्लासेस बता रहा हूंगा उसमें बताऊंगा कि कैसे हिमालय और बाइफरकेट होता है, यानी इसका प्रादेशिक विभाजन कैसे हम करते हैं। ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे अगले क्लासेस में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।